हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड। मैं हूं रोहित, आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी, और हम कर रहे हैं बच्चों इजी एक्सप्लेनर। इजी एक्सप्लेनर में क्या होता है, ऑल दो आप सब इस सब से वाकिफ हैं, क्या होता है, हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को आपके जीएस के पर्सपेक्टिव के तहत यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा एसएससी एक्सपर्ट का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच आ चुका है। एसएससी फाउंडेशन बैच ओनली एट ₹1999। ठीक है, इसको आप फटाफट जाइए हम गूगल प्ले स्टोर पे और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, जिसका नाम है टीम एक्सपर्ट, जहां पे आपको पूरी की पूरी टीम के साथ कंप्लीट गाइडेंस यहां पर मिलती है। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपके हेल्पलाइन नंबर गिवन है, इन हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करके भी क्या कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिलिमिटेशन के ऊपर ली थी उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्रीफली हमने उसको क्या है कवर किया था, इतना एब्रप्टली नहीं किया था, ब्रीफली उसको हमने कवर किया था। और उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए थे उसके रिगार्डिंग। चलिए उसमें से देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। चलिए, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंदर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान रखता है। The 106 Constitutional Amendment Act of 2013 provides 33% of reservation for women in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly। मतलब कि क्या हो जाता है सर, ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट उसमें था, महिला आरक्षण के कार्यान्वयन संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन अभ्यास अभ्यास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन इज लिंक्ड टू अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिलेवेंट सेंसस और फिगर्स। बिल्कुल सही है सर, ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाती है, सही हो जाती है। फिर बोल रहा है, 106वां संविधान संशोधन पारित होते ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से 33% सीटें क्या हो जाएंगी, महिलाओं के तत्काल महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मतलब कि इमीडिएटली आफ्टर द passage of the 106th Amendment Act, 33% of the existing 543 लोकसभा सीट्स वर टू बी बिकम रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा कि सर जैसे ही ये बिल पास हो जाता है वैसे ही सारी सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। बट एक्चुअल में द गवर्नमेंट इज प्रोपाउंडिंग दैट, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको, कि सर इसको 3 बिल के साथ डिलिमिटेशन के साथ ही लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है वो डिलिमिटेशन मतलब कि परिसीमन के बाद ही पॉसिबल है, मतलब कि तत्काल प्रभाव से यहाँ ये लागू नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, केवल 1 और 2 हो जाता है यहाँ पे आंसर। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं बच्चों आज के आर्टिकल पे। आपको ध्यान होगा कि कोलंबिया के अंदर जो है बहुत मैसिव 7.4 मैग्नीट्यूड का क्या आया है बच्चों, अर्थक्वेक आया है, जिसके अंदर ओवर 100 लोगों से ज्यादा की जाने 100 लोगों से ज्यादा जाने जा चुकी है। ठीक है, 100 से ज्यादा जानों का नुकसान हुआ है। बाहरी जो है काफी देख सकते हैं आप, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि काफी तबाही हुई है। मतलब कि ये आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में अर्थक्वेक कोलंबिया में आए 7.4 मैग्नीट्यूड के अर्थ से रिलेटेड है। क्लियर है, अर्थक्वेक से यानी भूकंप से रिलेटेड है। अब सिर्फ ये भूकंप नहीं है बच्चों, इसके साथ पूरी की पूरी ज्योग्राफी जुड़ी है। जैसे कि सर लिथोस्फीयर मतलब कि आपका जो है यहाँ पे पृथ्वी की कठोर सतह क्या है, उसके अलावा सर उस पे किस तरह की फॉर्मेशन है, मेजर और माइनर प्लेट्स क्या होती हैं, सर सिस्मिक एक्टिविटी मतलब कि भूकंप की जो गतिविधियां होती है वो कैसी होती है, उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, और क्या एक प्राकृतिक डिजास्टर किस तरह से बदल सकता है एक हजार्ड के अंदर, मतलब कि एक दुर्घटना के अंदर बदल सकता है, ये भी हमें इसी एंगल से देखना है। चलिए, तो इस आर्टिकल के अंदर मेन मेन चीजें क्या है सर, कोलंबिया के अंदर 7.4 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया, जिसके अंदर 111 लोगों की मृत्यु और 87 लोग घायल हुए। एपिसेंटर, अब एपिसेंटर हम आगे जानेंगे, एपिसेंटर सैन होजे डेल परमार, ठीक है, सैन होजे डेल परमार के आसपास बताया जा रहा है। ठीक है, उस मेन एक भूकंप आने के बाद उसके बाद 2 प्रभावी भूकंप मतलब कि 2.8 और 4.8 के मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका प्रभाव कोलंबिया की जो है आस पड़ोस के जो देश हैं जैसे कि इक्वेडोर और पनामा, इन्होंने भी महसूस किया। और सबसे प्रभावित क्षेत्र जो है कौन सा है, रिसारल्डा, है ना, वैले डे कोका और कोकोस और केल्डास के अंदर भी हमें देखने को मिला। ये सारे के सारे स्पेनिश टर्म है, जो कि मैक्सिकन जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा स्पेन ने ही अपनी कॉलोनीज बनाया, तो उनके नाम भी थोड़े से उस तरीके से है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं बच्चों क्या है कि सर मैं बात करूं भूकंप आता कैसे है, तो मुझे ध्यान है सर अर्थ कुछ इस तरह से दिखती है, और अर्थ के अंदर अलग अलग तरीके से अर्थ के जो है लेयर्स बनी हुई है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की जो संरचना है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि सर बिल्कुल मध्य में है मेरे कोर,
बिल्कुल, मध्य में है मेरे क्या है बच्चों, कोर है, और वो कोर भी 2 तरह से बनी हुई है, एक अंदर वाली है, एक बाहर वाली है। अंदर वाली कहाँ तक है सर? 2391 से 6731 किलोमीटर तक, ठीक है? उसके बाद ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये बना हुआ है बच्चों 2991 से 5555 किलोमीटर, ठीक है? मतलब कि 5155 से 6731 के बीच में एक अनर कोर, इनर कोर है, मतलब कि अंदर की सतह है, जो ठोस कोर है हमारी, ठीक है? वो क्या है सर? वो सॉलिड फॉर्म में, उससे ऊपर वाली लिक्विड फॉर्म में। फिर उससे ऊपर आता है बच्चों हमारा मेंटल, जो कि आता है बच्चों लगभग जो है 70 से 2885 किलोमीटर के बीच। और इसके बीच में हमारे पास यहाँ आता है एस्थेनोस्फेयर, जो कि है सेमी सॉलिड, मतलब कि पूरी तरह से कठोर नहीं है, अर्ध कठोर है, जैसे स्पंज होता है हमारा, उस तरह की कोई आकृति है, जिसको कहते हैं हम एस्थेनोस्फेयर। और उसके ऊपर आती है बेटा हमारी कठोर सतह, माना कि हमारी क्रस्ट। और क्रस्ट भी जो है 2 तरह का है सर। एक एक सतह वो है जिसके ऊपर हमारी भूमि है, जिसके ऊपर हमारी भूमि है, मतलब कि पर्वत है, द्वीप है, जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और एक सतह वो है पृथ्वी की जिसके ऊपर समुद्र है, उसको कहा जाता है बच्चों ओशनिक क्रस्ट, ठीक है? अगर अब मैं बात करूं बच्चों इस तरह से, ये इस पूरे इलाके की बात करूं तो सर ऐसी कठोर सतह होगी, ऐसी ये वाली जो कठोर सतह है, ये वाली जो सतह हमने देखी है, ये सतह जो है, देखो आधी सतह पे क्या है, यहां पे देखोगे आप तो द्वीप है, यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या है बच्चों? द्वीप है, मतलब कि यहां पे हमारे कॉन्टिनेंट्स है। और बाकी जगहों पे क्या है सर? समुद्र है। तो इस तरह से क्या हुई? 2 तरह की हो गई। इस तरह से क्या हुई? 2 तरह की हो गई। 0 से 100 किलोमीटर के बीच के अंदर, इसमें मोटाई के अंदर इसको अपन देखते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से एक है? नहीं सर, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या है? बटी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, ठीक है? तो जब भी इन दो चीजों के बीच में, ठीक है, इन दो चीजों के बीच में क्या होता है, मान लीजिए बच्चों ऐसा है कि यहां पर, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, पृथ्वी की संरचना एक बार अपन बना ही लेते हैं। इस तरह से है, तो अगर मैं किसी एक भाग को कुछ इस तरह से निकालूं, ठीक है सर, इस तरह से हमने बांटा, तो कुछ इस तरह से ये बटी हुई है बच्चों। हाँ ठीक है, यहां तक। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो इसके अंदर कुछ ऐसा है बच्चों, इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स है, चट्टाने हैं, और वो एक दूसरे से क्या है, कोई चट्टान इस तरफ खिसक रही है, कोई चट्टान इस तरफ खिसक रही है। मान लीजिए इस तरह से चट्टाने जो है आपस के अंदर यूं कुछ फंसी हुई है, एक दूसरे के भरोसे टिकी हुई है, कोई इस कोने पे है, फिर कोई इस कोने से है, फिर कोई इस कोने से। अब मान लीजिए ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं, जो प्लेट्स हैं, ये अगर हल्की सी भी खिसक जाए, ये मतलब मान लीजिए ऐसे है, दो चट्टान कुछ इस तरह से है, और ये ब्रेक होके कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो एकदम से ये इससे टकराती है। एकदम से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, ये फंसी पड़ी है, ठीक है, इस तरह से ये जो है यहाँ टिकी पड़ी है। अब एकदम से अगर ये मुड़ जाए, अगर ये मुड़ती है, तो एकदम से क्या होता है, जो स्ट्रेस, जो दबाव बना हुआ है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, कितना भार होगा ना, देखो आप पहाड़ वहाड़ सब कितने भारी होते होंगे, इतना दबाव पड़ने के बाद क्या होता है, एकदम से सर एनर्जी रिलीज होती है, एकदम से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और उसी एनर्जी के रिलीज को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उसी एनर्जी के रिलीज को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। मतलब कि क्या हो रहा है, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की क्रस्ट में एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस। एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस का मतलब है सर, जो बहुत सारा बहाव है वो चट्टानों पे दबाव डालता होगा, चट्टानों पे स्ट्रेस डालता होगा। अरे मान लीजिए पहले ऐसे फ्री है तो आराम से घूम रही है, अब अगर इसके ऊपर वजन डाल दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, और हल्की सी भी अगर ये किसकी, हल्की सी भी अगर ये किसकी, तो क्या होगा, कंपन पैदा होगा, ठीक है? उसको अचानक से रिलीज कर देना, मतलब सर स्ट्रेस से दबाव पड़ा, एकदम से खिसक गई, तो एकदम से क्या होगा सर, कंपन पैदा होगा, एकदम से क्या होगा सर, कंपन पैदा होगा, और वही कंपन क्या बन जाएगा, आगे जाके भूकंप बन जाएगा। मतलब कि क्या होगा, अर्थ की आउटर लेयर को ब्रॉडली हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। मतलब कि सर ये वाली जो संरचना है, इसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है? इस लिथोस्फेयर जो है, ये पूरी तरह से एक पूरी पट्टी नहीं है, एक तरह से एक पूरी पट्टी नहीं है, ठीक है? जैसे बॉल के ऊपर जो है हमारे कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, इस तरह से एक पूरी पट्टी नहीं है। तो फुटबॉल की तरह देखो, ठीक है,
इसको फुटबॉल की तरह देखें तो फुटबॉल कैसे है सर, अलग अलग भागों में बटी हुई होती है, इस तरह से कंटिन्यूस नहीं है छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर, बल्कि कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, जो क्या करती हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करती है। ठीक है, लेकिन जहां पे भी ये प्लेट्स, मतलब मान लीजिए ऐसे है, दो प्लेट्स हैं सर, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सर ये सामने से आ रही हो तो टकराएंगी, धीरे धीरे मूव करने के बाद भी ये टकराएंगी। तो टकराने की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है कि सर टकरा रही है टकरा रही है टकरा रही है, अब ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो सर इस तरह से इस तरह से, ठीक है, लगातार बढ़ती जाएंगी तो इस तरह से ये दबाव इन पे पड़ता जाएगा, और दबाव पड़ जाएगा तो मान लीजिए हल्की सी भी किसकी, तो क्या होगा सर, वाइब्रेशन पैदा होगी। तो क्या होगा, ये प्लेट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है और स्ट्रेस एक जगह इकट्ठा होता है। इसके बाद क्या होता है, अगर हल्की सी भी रॉक्स डिफॉर्म हो गई, मतलब हल्की सी भी चट्टान खिसक गई, तो या अचानक टूट गई या स्लिप हो गई, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब होगा ऊर्जा जो है सर वो रिलीज होगी, और ऊर्जा रिलीज होकर क्या बन जाएगी, अर्थक्वेक, यानी कि हमारा यहाँ पे भूकंप बन जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों, तो यहाँ पे मैंने समझा आपको किस तरह से काम करती है। तो देखो जैसे मैंने कहा था लिथोस्फीयर अलग अलग एरिया में बटा हुआ है, तो कुछ इस तरह से देखिए इसको, कुछ इस तरह से देखिए, अलग अलग प्लेट्स के अंदर बना हुआ है। जैसे ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ये यूरोप और एशिया की प्लेट है, ये हमारी इंडिया की प्लेट है। ये कैसी है, इंडिया की प्लेट है। तो यूरोप और एशिया की प्लेट मिलती है तो क्या बनती है, टकराती है। टकराने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, देखो इस तरह से टकराई टकराई टकराई, एक दूसरे टकराई, तो इस तरह से कुछ ऐसी आकृति ले लेंगी। मान लीजिए कुछ इस तरह से टकराई, टकराने के बाद कुछ इस तरह की आकृति ले लोगे, तो जिस जगह पे ये दोनों टकराई थी उस जगह पे एक पर्वत श्रृंखला बन जाएगी जिसका नाम है हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ है, इसी से हुआ है, फोल्ड माउंटेन से। फिर सर अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब देखो यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी क्या आ गई हमारे पास, पैसिफिक प्लेट। कितनी बड़ी प्लेट आ गई, पैसिफिक प्लेट आ गई। और फिर यहां से देखोगे साउथ अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पे कोलंबिया कुछ इस तरफ पड़ता है, कोलंबिया कुछ इस तरफ पड़ता है। अब देखोगे यहाँ नास्का प्लेट है, ये टकरा रही है किससे, साउथ अमेरिकन प्लेट से। सर कोकोस प्लेट है, ये टकरा रही है कैरेबियन प्लेट से, ठीक है, और ये दोनों आपस में। सर ये वाली उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है वो इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है। और सर ये जो है जुआन डे फुका और कोकोस प्लेट है वो इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये दोनों तो सर साइड से निकल जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि तीन तरह की बाउंड्री बन सकती है। सर क्या होगा, अगर कोई प्लेट इस तरह से निकल के जा रही है, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है सर, कोई प्लेट नहीं बन रही है, कोई प्लेट नहीं बन रही है, मतलब जहां पे पृथ्वी की सतह क्या है, अंदर क्या है सर, लावा है। सर पृथ्वी की जगह क्या है, अंदर क्या है, मैग्मा है। मैग्मा मतलब कि सर तरल पदार्थ है, बहुत सारा द्रव्य पदार्थ है जो आप ज्वालामुखियों के अंदर देखते हो। जैसे ही वो बाहर आता है वो क्या बन जाता है, मैग्मा। अब वो मैग्मा गर्म रहता है, पृथ्वी की जो है यहाँ पे भूगर्भ के अंदर गर्मी बहुत है, सर वहां से बाहर आएगी तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो जमेगा, मतलब कि क्या होगा सर, कुछ ना कुछ द्रव्य निकलता रहता है जिसके अंदर अलग अलग मिनरल्स रॉक्स वगैरह होते हैं, और वो जमा होकर क्या करते हैं, एक तरह से क्या है, नई नई बाउंड्री बनाते रहते हैं। तो सर उस जगह पे बनती है, मतलब क्या होगा कि सर अगर इस जगह से लावा निकल रहा है तो दोनों तरफ फैलेगा, दोनों तरफ फैलेगा तो क्या होगा सर, कुछ जो प्लेट्स बनेंगी, जो नई बाउंड्री बनेगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी। उसको कहा जाता है बच्चों डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्लियर होता है? अब क्या होता है कि सर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए इस तरह से बनी और कोई प्लेट इधर से आ रही है, कोई प्लेट यहां से आ रही है, कोई प्लेट यहां से जा रही है, तो आपस से यूं निकल जाती है। इसको कहते हैं बच्चों हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। बट सर अगर किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो विनाश भी तो होगा। अगर किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो विनाश भी तो होगा, मतलब कि सर कोई चीज बन रही है तो डिस्ट्रॉय भी हो रही होगी। तो क्या होता है, कई बार प्लेट्स जो है आपस में आमने सामने टकराती भी हैं, तो इस तरह जाके वो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर मिल जाती है, तो वापस से वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, पिघलने के बाद नया बन जाता है। क्लियर हुआ? तो इसको कहते हैं बच्चों कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्लियर हुआ? तो देखो आप अलग अलग हो रही हैं, डाइवर्जेंट मतलब कि दूसरी जगह जा रही है। सर आसपास से निकल रही हैं तो ट्रांसफॉर्म। और सर अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धस रही है, जमीन के अंदर जा रही है, तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट। तो यहां देखोगे आपके सर यहाँ क्या हो रहा है, ये वाली जो प्लेट है नास्का प्लेट जो है वो नीचे जा रही है किसके, साउथ अमेरिकन प्लेट के। ठीक है, कोकोस प्लेट किससे टकरा रही है, कैरेबियन प्लेट से टकरा रही है। तो आप देखोगे जहां भी ये टकरा रही है तो वहां पे सर एक पर्वत श्रृंखला बनेगी। सर वो पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, एंडीज। क्या है, एंडीज। पूरी जगह ही फैला हुआ है, पूरी जगह ही फैला हुआ है एंडीज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये टकराती हैं। अब क्या हुआ, आपस में मिल रही हैं तो जमा भी होंगी, जमा होंगी तो एकदम से अगर स्ट्रेस रिलीज हो गया तो क्या होगा सर, भूकंप आ जाएगा। क्या होगा सर, भूकंप आ जाएगा। और भूकंप आने की वजह से देखो आप देखोगे कि यहाँ पे सर भूकंप होगा, अगर आपस में टकराएंगी तो क्या होगा सर, भूकंप आएगा। भूकंप आने से ज्वालामुखी भी फट सकते हैं, सुनामी भी आ सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। उस एरिया को कहा जाता है सिस्मिक जोन। तो आपको ये जो लाल 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 डॉट दिख रहे हैं, जहां पे जितने गहरे हैं वहां पे मतलब भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये जो इस तरह से कुछ बन रहा है,
ठीक है, ये आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है, इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब क्या है सर, अगर मैं कोलंबिया की लोकेशन की बात करूं तो कोलंबिया नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका में स्थित है। मतलब कि सर कहाँ है सर? साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में सर, मतलब नॉर्थ में ऊपर, वेस्ट की तरफ इस तरफ, सर कहीं इस तरफ स्थित है। सर अगर यहाँ पे स्थित है तो इसके वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है। इस रीजन में कई टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट करती है। मतलब कि सर जो है प्रशांत महासागर है, उसके अंदर अलग अलग जो पट्टियां हैं, जो अलग अलग प्लेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। मतलब या तो सर आसपास से निकल रही होंगी, या इस तरह से डाइवर्ज हो रही होंगी, या आपस में आके कन्वर्ज हो रही होंगी। खासकर कौन कौन सी सर? नास्का प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट। ये जो हमने देखा है खासकर तीन चीजें। सर कौन कौन सी? नास्का प्लेट देखिए इतनी बड़ी है, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट ये वाली बड़ी वाली, जो इतनी बड़ी जो प्लेट है वो वाली, और इसके अलावा कौन सी बेटो? कैरेबियन प्लेट। मतलब कि सर क्या हो रहा है, देखोगे आप क्या हो रहा है, इधर से एक प्लेट इस तरह से आ रही है, एक प्लेट इस तरह से आ रही है, और एक प्लेट इस तरह से आ रही है, मतलब तीन तरफ से जाके मुड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब भूकंप से संबंधित गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है सर, नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है। मतलब क्या होती है सर, नाज़का प्लेट आ रही है, इधर साउथ अमेरिका प्लेट है, तो नाज़का प्लेट आएगी 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 और इस तरह से नीचे सबडक्ट कर जाएगी। किस तरह से? इस तरह से नीचे सबडक्ट कर जाएंगी। क्लियर होगा? देन उसके बाद क्या होता है, यानी कि ओशनिक ओशनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे दब जाती हैं। तो इस वजह से क्या होती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ट्रमेंडस स्ट्रेस पैदा करती है। मतलब कि सर आके अब जैसे दबती जाएगी तो इसके नीचे भी ये जमा हो रही है, ऊपर से भी चढ़ रही है, तो एक स्ट्रेस बनेगा। अगर यहाँ कुछ भी हिल जाता है तो एकदम से क्या होगा, देखो जैसे अगर यहाँ मैं करता हूँ कुछ भी तो एकदम से झटका देता हूँ तो यहाँ ये घड़ी हिलने लगी मेरी। मतलब कि इसी को तो मैंने कह दिया। अब ये बहुत बड़े स्तर पर हो, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हो, तो इसको क्या कह देते हैं? भूकंप कह देते हैं। इसीलिए वेस्टर्न, पश्चिमी जो है दक्षिण अमेरिका का पूरा रीजन क्या है? हाई सिस्मिक एक्टिविटी वाला है। हाई सिस्मिक एक्टिविटी वाला है, मतलब कि यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए फिर अब एक टर्म देखा था मैंने, एपीसेंटर। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है सर, इस तरह से कोई चट्टानें फंसी हुई होंगी इस तरह से। अगर ये यहीं किसकी है, जिस जगह पे ये इंपैक्ट हुआ है, जिस जगह पे ये चट्टान एक्चुअल में किसकी है, उसको कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। जिस जगह पे ये चट्टानें, जिस जगह पे एक्चुअल में जो चट्टानें स्लिप हुई हैं किसकी है या टूटी है, उस जगह को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर वह पॉइंट जहां अर्थक्वेक की एनर्जी वास्तव में रिलीज होती है, मतलब कि जहां से इसकी शुरुआत हुई, उत्पत्ति का पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। अब अगर यहां फोकस है, इसके पास सबसे पहले जो प्रभावित एरिया होगा उसको क्या कहा जाएगा? एपीसेंटर। मतलब कि अर्थ की सरफेस पर फोकस के स्थित, मतलब कि मान लीजिए जैसे कि अगर अगर इस जगह पे कोई परेशानी हुई, इस जगह पे अगर ये हलचल हुई है, तो मान लीजिए इस जगह पे, ठीक है, अगर मान लीजिए इस जगह पे कोई हलचल हुई है, तो इसके जस्ट ठीक ऊपर वाला प्लेट, मतलब कि ये वाले इलाके को क्या बोलूंगा मैं? एपी सेंटर बोलूंगा। अर्थ सरफेस पर फोकस के ठीक स्थित ऊपर पॉइंट। मतलब कि क्या होगा सर, इसके जस्ट ऊपर, यहाँ देखिए, अगर यहाँ कुछ हुआ है तो इसके ऊपर जो वाला पॉइंट होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? एपी सेंटर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक काम करता है। चलिए अब इसके अलावा क्या हुआ, अर्थक्वेक को मापा किसमें जाता है सर? मैग्नीट्यूड। 7.4 मैग्नीट्यूड कहा गया था। तो सर मैग्नीट्यूड बताता क्या है? तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है बच्चों? अर्थक्वेक द्वारा रिलीज्ड एनर्जी के साइज को बताता है। ठीक है, कि कितना भूकंप, मतलब कि क्या हुआ है कि अगर सर चट्टान तो खिसक गई, लेकिन कितनी ऊर्जा उसने पैदा करी, कितनी ऊर्जा उससे पैदा हुई, कितना कंपन उससे पैदा हुआ, उस चीज को कौन संदर्भित करता है हमारा यहाँ पे? अर्थक्वेक। ठीक है, साइंटिफिक अर्थक्वेक मेजरमेंट, मतलब कि जो वैज्ञानिक तरीका है भूकंप मापन का, उसको क्या कहते हैं? मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है, अब मान लो ये कैसा होता है बच्चों? 1 से 10 के बीच में होता है। कितना होता है ये? 1 से 10 के बीच में होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 के बीच में सिर्फ एक का ही अंतर है, एक का अंतर नहीं होता है। मतलब कि क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड स्केल, मतलब कि अगर एक मैग्नीट्यूड का आया, दूसरी जगह अगर 2 मैग्नीट्यूड का आ गया, जैसे मान लीजिए 7.4 का आया, जैसे 7.4 का भी आया कोलंबिया के अंदर, मान लो अगर कहीं जगह 6.4 का है, तो डिफरेंस कितना है दोनों में? एक का। दोनों के बीच में अंतर कितना है? एक का। तो एक मैग्नीट्यूड सिस्मिक वेव का मतलब है कि सर जितनी जो तरंगे आई थी, भूकंपन की जो तरंगे आई थी, उसमें लगभग कितना है? 10 गुना। 10 गुना अंतर है, 10 गुना अंतर है। और अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो उसमें कितना अंतर है? 32 गुना अंतर है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ऐसा कि अगर 6.4 पे 100 है, 6.4 पे 100 कंपन में मेरे को महसूस हो रही है, तो क्या होगा सर? ठीक है, 100 कंपन, मतलब कि 1 मिनट के अंदर 100 बार कंपन हो रहा है, इस तरह से धूज रही है धरती, अगर कंपन कर रही है धरती, तो 7.4 पे 1000 गुना धूजेगी।
1000 हो जाएंगी। और सर मान लीजिए ऐसा हुआ कि उससे जो ऊर्जा है वो मान लीजिए ऐसा है बच्चों कि अगर 100 की यूनिट में आई थी, 100 न्यूटन की यूनिट में आई थी, तो क्या हो जाएगी 7.4 पे 3200 गुना हो जाएगी। ये अंतर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि यहां मान लो जैसे क्या हुआ सर, एक बार तो खिसक गई। अब सर अगर एक बार कोई चीज खिसक रही है, एक बार चट्टाने थी वो खिसक गई, तो क्या होगा बच्चों, एकदम से तो होगा नहीं ना कि सब सेटल हो जाएगा। सर एक किसकी है तो दूसरी भी किसकेगी, तीसरी भी किसकेगी। तो यानी क्या होगा सर, अगर एक बार हलचल हुई है कि दोबारा से जो लिथोस्फेयर है उसकी चट्टानों को स्थिर होने में समय लगता होगा। अब मान लीजिए क्या स्थिर हो भी गई, तो मान लीजिए ऐसा हुआ ना कि हल्का सा टुकड़ा रह गया है, वो वो थोड़ा सा खिसक गया। एक भूकंप के बाद हो सकता है ना 2-4 भूकंप और शुरू हो जाए, तो थोड़े टाइम बाद हो सकते हैं। तो क्या होता है, मेन अर्थक्वेक के बाद क्रस्ट जो है, जो हमारी कठोर सतह जो है, वो पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाती। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सर स्ट्रेस आया, आने के बाद क्या हुआ, फैला, फैलने के बाद क्या हुआ, एक जगह जाके इकट्ठा हुआ और फिर दोबारा से फैल गया। तो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस रीडिस्ट्रीब्यूशन। तनाव जो है, प्रेशर जो है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, के कारण उसी रीजन में छोटे या कभी कभी बड़े भूकंप भी आ जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, आफ्टर शॉक। तो मतलब क्या होता है कि सर मुख्य भूकंप आएगा, उसके बाद वापस से स्ट्रेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि पुनः वितरण होगा तनाव का, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, आफ्टर शॉक्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखते हैं मतलब कि सर क्या है, ये तो सर प्राकृतिक कारक है, इसको तो वैसे भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, पता नहीं लगाया जा सकता कि कब आएगा, कहाँ आएगा, किस जगह आएगा, ठीक है। वो सर डिजास्टर में कैसे बदल जाता है, ठीक है, डिजास्टर के अंदर कैसे बदल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल हजार्ड है, क्या है, एक प्राकृतिक कारक है जो कभी भी हो सकता है। सर अर्थ के अंदर बहुत सारी गतिविधियां होती है, हर किसी का अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही हजार्ड, जब यही प्राकृतिक कारक कमजोर बिल्डिंग के ढांचों को बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले इलाके से पुअर प्रिपेयर्डनेस और इनएडिक्वेट रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सर कमजोर तैयारी वाले या फिर बिल्कुल ही कमजोर अवसंरचना के साथ जो है इसका इंटरेक्शन होता है, मतलब मिलता है, तो क्या बन जाता है, डिजास्टर, मतलब कि सर त्रासदी बन जाता है। क्या बन जाता है, त्रासदी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप कि आज की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से किसी अर्थक्वेक की एग्जैक्ट डेट, टाइम, लोकेशन और मैग्नीट्यूड पहले से ही पता कर पाना मुश्किल है कि सर किस तारीख को आएगा, कितने बजे आएगा, किस लोकेशन पे आएगा, और कितनी जो है ऊर्जा के साथ आएगा, ठीक है, कितनी गति का आएगा। तो ये सब जो है पहले से ही पूर्वानुमान लगाना क्या है, संभव नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हजार्ड का असेसमेंट कर सकते हैं। कैसे सर, जहां किस जगह पर जो है अर्थक्वेक का रिस्क अधिक है, तो मतलब कि सर हमने ये तो पता लगाया ना, देखो हमने इसके तहत हमने देखा ना कि सर इन इलाकों के अंदर मुझे थोड़ी सी ज्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे भारत के अंदर भी है तो कच्छ रीजन है सर, कश्मीर के हिमालय के रीजन है, असम, असम जो है, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, इनके आसपास वाला इलाका है। सर पैसिफिक ओशन के अंदर तो देखिएगा, फिलीपींस और इन सब के अंदर तो आता ही रहता है, ठीक है। तो इनके अंदर मैं ज्यादा निगरानी यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। इनके अंदर ज्यादा निगरानी यहाँ पे रख सकता हूँ। सिस्मिक मॉनिटरिंग, जहां जहां भूकंप आया है उस जगह पे मैं निगरानी रख सकता हूँ कि सर और अब क्या क्या गतिविधियों के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अर्थक्वेक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, मतलब कि जैसे अगर कोलंबिया में अभी आ गया है, तो वहां पे मैं जो है एक वैधशाला, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंटल लैब जो है स्टैब्लिश कर दूं, जो पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली गतिविधियों को लगातार क्या रख रहे, नजर पर लगातार नजर रख सके। इसके तहत मैं सर टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब कि पहले से ही चेतावनी देने वाला एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो पहले से ही सरकार को जो है, प्रशासन को सचेत कर दे। इसके तहत क्या कर सकते हैं सर, जो जान माल का नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए सर मैं भूकंप को तो नहीं रोक सकता, लेकिन वहां पे घर मजबूत बनाने की जो है, यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइंस दे दूं, निर्देश दे दूं। सर इतनी पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ पे नहीं रहेगी, इतनी जनसंख्या से ज्यादा यहाँ पे निवास नहीं कर सकती, उसका आप लोगों को गाइडेंस निर्देश दे दूं। तो इस तरह से क्या होगा सर, जितने कम लोग रहेंगे, जितना मजबूत अवसंरचना का निर्माण होगा, जितनी बेहतर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, बाकी सबकी सुविधाएं रहेंगी, उतने ही लोग कम बनेंगे, उतना ही बिल्डिंग को गिरने का या अवसंरचना का निर्माण का नुकसान कम होगा। तो सर इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, पहले से ही थोड़ा सा इसको कमी इसमें ला सकता हूं। चलिए, अब पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर अर्थक्वेक डैमेज से प्रभावित करते हैं, मतलब कि क्या हो रहा है सर, भूकंप से होने वाले नुकसान को निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सर पहली चीज पूछ रहा है एपी सेंटर से दूरी, मतलब कि सर मान लीजिए यहां अगर कोई भूकंप आया है, इसके ऊपर पृथ्वी के अंदर अगर यहाँ कोई भूकंप आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। क्या कहलाएगा, एपी सेंटर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे सर, या तो इसको फोकस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हाइपो सेंटर। तो मतलब मान लीजिए सर यहां भूकंप आया है, ठीक है, कोलंबिया में, तो
इस दूरी पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी तय करेगा कि सर यहाँ मतलब यहाँ अगर भूकंप आया तो इस जगह को कितना नुकसान होगा ये भी पता करेगा। बिल्कुल सर, ये भी तय करेगा कि कितना नुकसान होगा या नहीं होगा। दूसरा सर, बिल्डिंग की क्वालिटी, मतलब कि सर किस तरह की बिल्डिंग बनाई है, उसमें सरिया कितना है, आरसीसी कितनी है, सर उसके अंदर जो सैंड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया गया है, उसको आर्किटेक्ट या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा अप्रूव किया गया नहीं किया गया, ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। तो बिल्डिंग क्वालिटी भी हमारे लिए यहाँ पे क्या कर जाती है, बहुत मैटर कर जाती है। फिर उसके बाद सर मिट्टी कैसी है, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा धंसने वाली है, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा धंसने वाली है, सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे हैं जो भूकंप जो यानी कि अर्थक्वेक है उसकी टेनेसिटी को नहीं झेल पाते, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे डिसाइड करेगा कि जो अर्थक्वेक है मतलब कि भूकंप है उससे डैमेज कितना होगा। इसके अलावा सर वहां रहने वाले लोग कितने हैं वो भी, तो अगर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, मतलब ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है, और कम लोग हैं तो कम लोग प्रभावित होंगे, मतलब कम लोगों को नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि क्या होता है सर, इनमें से चारों की चारों कारक क्या है जो है अर्थक्वेक के डैमेज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि कितना होगा और कितना नहीं होगा। तो क्या हो जाता है इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए एक क्वेश्चन और रह जाता है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग पढ़िए, ठीक है, आराम से इसको करिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसको पॉज करिए वीडियो को, इसको पूरा अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए, इसका इसका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा आपको अगली क्लास के अंदर। तो आज देखिए अपन ने क्या क्या देखा सर, कोलंबिया में अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता कैसे है इसके बारे में एक अपन ने जनरल जानकारी ली। सर किस किस तरीके से इसको मिटिगेट किया जा सकता है, मतलब इसका निवारण जो है, इससे जितना हद तक हो सके उतना बचाव कैसे किया जा सकता है, ये अपन ने देखा। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन मैंने आपसे घर को करने के लिए दिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है पढ़ेंगे, इस तरीके से आप जो है लगातार जो है देखते रहिए चीजों को, और एक टाइम बाद आपकी हर करंट अफेयर्स के लिए एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और आप कहोगे सर कि करंट अफेयर्स हो या एडिटोरियल्स हो, सबको समझना क्या है, आसान है। तो चलिए बच्चों, इसी कोड के साथ इस क्लास को करते हैं अपन खत्म। आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा हमारा जो ऐप है टीम एक्सपर्ट, उस पर जो है फाउंडेशन का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स आपका अवेलेबल है, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ क्या है, जय हिंद, जय भारत।